Hello friends, so today we start with a new topic called heat transfer. तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं बेसिकली, देखो अभी तक हम लोगों ने ये देखे हैं जो अगर मान लो एक बॉडी गर्म है और एक बॉडी ठंडा है तो इन दैट केस जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, कितना अमाउंट का हीट ट्रांसफर होगा वो हमने देख लिए हैं, राइट। अब हम लोग ये देखने वाले हैं ये जो ट्रांसफर है, जो हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जा रहा है हीट, वो जाने का कितने तरीके होते हैं। तो फंडामेंटली हमारे जो हीट ट्रांसफर है वो तीन तरीके से होता है। पहला जो है वो है कंडक्शन, दूसरा जो है वो है कन्वेक्शन, और तीसरा जो है वो है रेडिएशन। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा जो है वो है हमारा रेडिएशन। नाउ व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन क्या होता है? अच्छा मान लो पूरा चीज को समझो, ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। कोई एक सामान को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचाना है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? पहला पॉसिबिलिटी जो हम देख पा रहे, यहां पर लाइन से हम कुछ बंदे को खड़े कर दे, ये वाला बंदा इसको पास ऑन करे, ये वाला बंदा इसको पास ऑन करे, ये वाला बंदा इसको पास ऑन करे, यानी एक पार्टिकल उसके नेबरिंग पार्टिकल को कोई चीज ट्रांसफर करे, वो अपना इमीडिएट नेबर को ट्रांसफर करे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, चलता रहे और अल्टीमेटली वो सामान ए से बी पर पहुंच जाए। तो हीट का जो ये मोड ऑफ ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, ध्यान दो, जो हमारे पार्टिकल्स है, जैसे मैं इसको गर्म करूंगा, जैसे मैं इसको हीट दूंगा, तो ये तुरंत अपनी जगह पे तेजी से ऑसिलेट करना चालू करेगा और उस तेजी से ऑसिलेशन के कारण इसका नेबरिंग में जो थोड़ा ठंडा पार्टिकल है उसके साथ जाके कोलाइड करेगा और एनर्जी का एक हिस्सा ट्रांसफर करेगा। फिर वो पार्टिकल वापस ऑसिलेट करना चालू करेगा, वो अपने नेबर के साथ कोलाइड करेगा और वहां पर एनर्जी का एक हिस्सा ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से ट्रांसफर होते हीट अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर पहुंच जाएगा। तो ये है हमारा कंडक्शन। नाउ कंडक्शन के लिए हमारे जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा क्लोज नॉन रैंडम मोशन में होना चाहिए। तो कंडक्शन जो है मेनली ऑकर्स फॉर सॉलिड्स। कंडक्शन जो है वो मेन हम लोग देखते हैं सॉलिड्स के लिए, लिक्विड या गैस के लिए कंडक्शन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होता है। ऐसा नहीं है ये बिल्कुल नहीं होता है, बट मॉलिक्यूल्स जितने नजदीक होंगे, जितने कम रैंडम मोशन में होंगे, कंडक्शन उतना ज्यादा एफिशिएंटली होगा। तो मेन हम लोग कंडक्शन जो कंसीडर करते हैं दैट इज फॉर सॉलिड्स। लिक्विड्स और गैसेस में एक्सटेंट ऑफ कंडक्शन इज वेरी वेरी पोर। दूसरा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर सामान पहुंचाना है, तो यहां पर एक बंदा है, वो सामान को लिया, खुद चला और यहां पर आ गया। यानी यहां पर पार्टिकल खुद अपना हीट को लेकर दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहा है, यहां पे पार्टिकल सी दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है। तो ऐसा जो मोशन होता है पार्टिकल्स का और उसके कारण जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी यहां पर क्या होता है,
particles itself move, राइट। ऑब्वियसली बात है, एक मेनली किसके लिए होगा, मेनली फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। और तीसरा तरीका जो है बंदा यहां से सामान को उठाए और इस तरफ थ्रो कर दे और बी पे पहुंचा दे, तो भी इन दैट केस सामान ए से बी पर पहुंच गया। तो यहां पर बेसिकली क्या है, बंदा अपनी जगह से नहीं हिला, कोई पासिंग का केस नहीं है, राइट। बंदा यहां से सीधा फेंक रहा है एनर्जी को और बी पर पहुंच जा रहा है। तो इस मोड ऑफ ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इन केस ऑफ रेडिएशन, हीट जो है दैट एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हीट जो है दैट एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और रेडिएशन के लिए ध्यान रखना है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। हमारे पास कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, मीडियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीडियम नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो सन से जो एनर्जी अर्थ पे आ रही है, ऑब्वियसली हम जानते हैं जो सन और अर्थ के बीच में ज्यादातर जगह जो है वो हमारा वैक्यूम है। तो इस कारण पे जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट। सो 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने देख लिए क्या क्या है। एक मॉलिक्यूल अगर दूसरा मॉलिक्यूल को बाजू बाजू में एनर्जी देते रहे, दैट इज कंडक्शन। मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज खुद जाके अगर देकर आ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा कन्वेक्शन। और एनर्जी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करे, हीट अगर हमारा वेव के फॉर्म में प्रोपगेट कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो इन दैट केस वी कंसिडर रेडिएशन। नाउ हमारे सिलेबस में कन्वेक्शन इज एज सच नहीं है, केवल थियोरिटिकली है। विस्तार में हमें कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, और जिसके अंदर हम पहले चर्चा करेंगे ऑफ कंडक्शन। ओके, नाउ अच्छा, कंडक्शन को चालू करने के पहले मुझे थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये टॉपिक 12th में है, ठीक है, लेकिन हमें कंडक्शन के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो हमें थोड़ा सा एक प्रिलिमिनरी आइडिया जो है वो देना पड़ेगा, और जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो भी हमें बताना पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस राइट नाउ बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है? एक बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो हमारे पास अगर मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है R, ये हम लोग 19 में पढ़े हैं, और उसके अक्रॉस में अगर एक बैटरी लगाया, जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है V, तो इस रेजिस्टर के थ्रू हमारा करंट फ्लो करता है, जिसका वैल्यू होता है V इक्वल्स टू IR। इसे करंट होता है V इक्वल्स टू IR, जहां पे I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो एक चीज हम और जानते हैं, दिस इज द ओम्स लॉ। नाउ
अगर हमारे पास कोई रॉड है, अगर हमारे पास कोई रॉड है तो, और उस रॉड का लेंथ जो है वो लेंथ है हमारा L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो रेजिस्टेंस R जो होता है वो L के प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली R जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L बाई A के साथ। हम लिखते हैं R इक्वल्स टू रो L बाई A, जहां पे रो को हम बोलते हैं, रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। वो केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। 1 बाई रो को हम बोलते हैं क्या? कंडक्टिविटी। 1 बाई रो इसको हम बोलते हैं सिग्मा, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ओके, राइट। सुनाओ, अब यहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो क्या है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर दो रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ मैं इस तरीके से ऐड करूं तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और अब हम निकालना चाहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, सीरीज का पहचान क्या है? देखो, फूंक मार के ना चार्ज पैदा होता है ना चार्ज खत्म, तो ऑब्वियसली बात है R1 और R2 के बीच में और कुछ भी नहीं है, तो R1 के थ्रू अगर करंट आई जाएगा तो R2 के थ्रू भी करंट आई ही जाने वाला है। यानी एक इंपॉर्टेंट बात पहले हम जान ले, इन सीरीज करंट थ्रू both the resistors are equal. Current through both the resistors are equal. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन फंडा यही है, जो दोनों रेजिस्टर के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो दोनों करंट हमारा सेम होने वाला है। तो फाइंड आर इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट का फंडा मैंने क्या बोला था? फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। इक्विवेलेंट का फंडा क्या था? फॉर सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। यानी ध्यान दो, मेरे पास अगर दो रेजिस्टर है R1 और R2, इसके थ्रू अगर मैंने बैटरी लगाया V का, इसके थ्रू अगर बैटरी लगाया V का, तो यहां पर करंट अगर I है, तो इन दोनों के बदले अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टर लगाता हूं R इक्विवेलेंट का, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होने वाला है, और यहां पर जो करंट आने वाला है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू I। फॉर सेम कॉज V आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट I। नाउ R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, वो है मान लो V1, और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो है V2। सो मैं क्या लिख सकता हूं? बहुत सिंपल सी बात है,
जो V1 जो होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, I प्लस I इंटू R1। ऑब्वियस बात है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, तो V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। और जो दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, दैट विल बी नथिंग बट I इंटू R2। बट ऑब्वियसली बात है, इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 मस्ट बी इक्वल्स टू V। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, V इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2, राइट। और मैं अगर इस पे देखूं, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। सो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों तरफ, तो सिंपल सी बात है, V सेम, I सेम, फॉर द सेम कॉज आई एम गेटिंग द सेम इफेक्ट। सो सिंपल सी बात है, जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा that will be equals to R1 plus R2। तो अगर मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट के लिए हम उन रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो फॉर n रेजिस्टर्स, R equivalent will be equals to R1 plus R2 plus R3 dot 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 so on and so forth। ओके, ये हमारा n रेजिस्टर्स की कहानी है। अच्छा, ना सीरीज के बाद अगला किसका आता है, पैरेलल का। तो अगर मान लो हम दो रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करें, अगर हम दो रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करें, तो इस तरीके से कनेक्ट करने को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल कनेक्शन। तो यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसके थ्रू करंट जो फ्लो करता है वो है मेरा I, ये I इस पॉइंट में पहुंचने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो ऊपर वाले पार्ट में गया I1, नीचे वाले पार्ट में गया I2। अच्छा, सीरीज में हमारा क्या सेम था, करंट सेम था। पैरेलल पे अगर हम ध्यान दें, तो पैरेलल में सिंपल सी बात है, मैं दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वाला बैटरी कनेक्टेड है, तो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स आर इक्वल। यानी दोनों के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा इक्वल होगा। तो पहले वाले पे करंट अगर I1 है, दूसरे वाले पे करंट अगर I2 है, तो V इज इक्वल्स टू I1 R1 और V इक्वल्स टू I2 R2। V इक्वल्स टू I1 R1 ऊपर वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए V इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, I2 R2। और इक्विवेलेंट के फंडे से हम जानते हैं, जो ये वाला सर्किट हो या ये वाला सर्किट हो, ये वाला सर्किट हो और या फिर ये वाला सर्किट हो, फॉर सेम कॉज V आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट। तो इस वाले पे भी जो करंट फ्लो करना चाहिए वो हमारा I ही करना चाहिए। तो मैं V जो डायरेक्टली लिख सकता हूं, that is equals to I into R equivalent, right? That's the definition. But I में क्या लिख सकता हूं, I क्या लिख सकता हूं, I में सिंपली लिख सकता हूं I1 plus I2, I में सिंपली लिख सकता हूं I1 plus I2। Now what is I? V by R equivalent,
अच्छा देखो ध्यान दो, ये आई ही तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, इसलिए आई कोस टू आई वन प्लस आई टू लिखा हूं, राइट। आई वन को मैं क्या लिख सकता हूं, v बाई आर वन, और आई टू को क्या लिख सकता हूं, v बाई आर टू, राइट। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, v को डिवाइड करते हुए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। दो रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास ये आ गया है। तो इन जनरल फॉर n resistors, in general for n resistors are equivalent is equals to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 dot 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 whole to the power minus 1। यानी पहले इनको उल्टा करके ऐड करो और उल्टा करके ऐड करके टू द पावर माइनस 1 चला दो। तो ये है हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सारे रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली ऐड होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंसेस के इनवर्स है वो हमारा ऐड होता है, और फिर उस फाइनल चीज का इनवर्स करते हुए हमें क्या मिलता है, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू। तो पहले हमने दो बेसिक टाइप ऑफ सर्किट देखे, एक है सीरीज सर्किट और दूसरा है पैरेलल सर्किट। इसके अलावा एक दो चीज और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक आध चीज और हमें सर्किट थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देखते हैं क्या क्या, राइट। तो नेक्स्ट चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं वो क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ऐसे बिल्कुल ही कॉमन सेंस है, बिल्कुल ही कॉमन सेंस है। चार्ज ना फूंक मार के पैदा होता है ना खत्म। तो मान लो हमारे पास कोई जंक्शन है, दिस इज कॉल्ड द नोड और जंक्शन। ये वाले जो तार लगे हुए हैं इस वाले के थ्रू करंट आ रहा है, मान लो I1। अरे ये कोई बड़े सर्किट का पार्ट है, पता नहीं I1 कोई करंट पे आ रहा होगा, ये हवा में नहीं लटक रहा है, वो तो ओपन सर्किट है, उसमें थ्रू कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। कुछ है कहीं पर भी, कुछ है पता नहीं। यहां पर करंट आ रहा है I2, यहां से करंट आ रहा है I3, तो यहां पर से जो करंट जा रहा है वो है I4। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, उसे ये बोला जो नोड कैन नाइदर एक्ट एज अ सिंक नॉर एज अ सोर्स। नोड जो है वो ना सिंक की तरह काम कर सकता है ना सोर्स की तरह काम कर सकता है फॉर अ चार्ज, यानी वो ना चार्ज को एक्स्ट्रा पैदा कर सकता है, यानी इट इज नॉट अ सोर्स, और ना वो चार्ज को खत्म कर सकता है, ना वो सिंक है, राइट। सो उसका कहना ये था, जो कि ऑब्वियस लॉजिकल है, नेट इनकमिंग करंट is equals to net outgoing जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट जो है वो हमारा बाहर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नेट इनकमिंग करंट है वो कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3, and that must be equals to I4। नेट इनकमिंग करंट must be equals to net outgoing current, तो I1 plus I2 plus I3
मस्ट बी इक्वल्स टू I4, जो हमारा आउटगोइंग करंट होने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट? तो एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है। ये एक सर्किट का पार्ट है, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है V1, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है V2, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है V3। यहां का जो रेजिस्टेंस है वो है मेरा R1, ये मेरा है R2, ये मेरा है R3। अरे बाय द वे आप लोगों को याद ही होगा, जो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर है तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3, और इन पॉइंट्स का पोटेंशियल्स दिया हुआ है V1, V2 एंड V3। तो सवाल पूछा गया है, जो हमारा नोड है, जो मेरा जंक्शन है V, कैलकुलेट V। अच्छा, मुझे V1, V2, V3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे उस चीज के ऊपर बेस करते हुए राइट नाउ V को निकालना है। बट हम पुराने एक्सपीरियंस से जानते हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट V इज ग्रेटर देन V1, V2 एंड V3। मैंने मान लिया जो मेरा V है वो V1, V2 और V3 तीनों से बड़ा है। मैं मानता हूं संभव नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया जो वो तीनों से ही बड़ा है। तो अगर मैं मान लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे करंट फ्लो करेगा I1, यहां पर करंट फ्लो करेगा I2, यहां पर करंट फ्लो करेगा I3, राइट? V मैं तीनों से बड़ा मान लिया हूं, तो V से V1 इस तरफ जाएगा, V से V2 इस तरफ जाएगा, V से V3 इस तरफ जाएगा। सो V minus V1 कैन बी रिटन एज I1 R1। ऑब्वियस सी बात है, ओम्स लॉ। V minus V2 that can be considered as I2 R2, and V minus V3 is equals to I3 R3, right? V minus V1 equals to I1 R1, V minus V2 equals to I2 R2, and V minus V3 equals to I3 R3। तो मेरे पास I1 का वैल्यू आ गया V minus V1 by R1, I2 का वैल्यू आ गया V minus V2 by R2, और I3 का वैल्यू आ गया V minus V3 upon R3। तो जो मेरा जंक्शन है उसके थ्रू नेट पर कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि नेट इनकमिंग मस्ट बी इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग। बट यहां पे I1, I2 और I3 तीनों को मैं आउटगोइंग माना हूं, तो नेट आउटगोइंग जो है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3, और नेट इनकमिंग जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R3, V1 बाई R1, V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। तो अब अगर मैं सिंपली डिवाइड कर दूं तो मेरे पास V जो आ जाएगा that will be V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 upon 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, V का वैल्यू
सो दैट्स द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन, जो हम केसीएल के सहारे बहुत ही ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। एंड नाउ इसके अलावा जो और एक चीज है वो मेरे पास क्या है, व्हिटन ब्रिज सर्किट। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे कैसे बनता है, क्या क्यों बनता है। फिलहाल हम लोग एक आध चीज मान लेंगे। व्हिटन ब्रिज सर्किट क्या कहता है, मान लो मेरे पास ये वाला सर्किट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ये रेजिस्टेंस है R4 और ये रेजिस्टेंस है R5। मैंने बैटरी कनेक्ट किया V का, मैंने बैटरी कनेक्ट किया V का। देन इफ R1 by R2, this by this will be equals to R3 by R4। अगर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल हो, then we say we get a balanced व्हिटन ब्रिज सर्किट। अच्छा, बैलेंस व्हिटन ब्रिज पाने का मतलब क्या है, बैलेंस व्हिटन ब्रिज पाने का सिंपल सा मतलब है, इन बैलेंस सर्किट, इन बैलेंस सर्किट, सिंपल सी बात है, करंट थ्रू R5 बैलेंस व्हिटन ब्रिज सर्किट में जो करंट होता है R5 के थ्रू, वो मेरा बन जाता है 0। और साथ ही साथ क्योंकि करंट 0 है, V इक्वल्स टू IR लगाते हुए, दैट ऑल्सो इंप्लाइज potential difference between point A and B becomes 0। Potential difference between points A and B becomes 0। A और B पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता है। तो बेसिकली बात यह है, वी कैन सिंपली रिमूव R5, वी कैन सिंपली रिमूव R5। तो R5 को रिमूव करते हुए जो मेरा सर्किट बनेगा वो ध्यान देना, यहां पर R1 है, यहां पर R3 है, यहां पर R2 है, यहां पर R4 है। तो R1 और R3 का सीरीज है, R2 और R4 का सीरीज है। तो ये सर्किट को मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूं। ऊपर R1 और R3 का दो रेजिस्टेंस को हटाते हुए मैं उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता हूं ऑफ R1 प्लस R3, और नीचे का भी R2 और R4 दोनों को रिमूव करते हुए एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेता हूं ऑफ रेजिस्टेंस R2 प्लस R4, एंड R इक्विवेलेंट जो आएगा 1 by R1
प्लस R3 1/R2 प्लस R4 होल टू द पावर -1। तो यह है हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट का कॉन्सेप्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इतनी थ्योरी के हमें रिक्वायरमेंट थी। कंडक्शन में हम बेसिकली क्वेश्चंस को करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बेसिक प्रिलिमिनरी थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज उसको शांति से बैठ के नोट डाउन कर लिया जाए। ओके।